Hello everyone, my name is Manish Mandre. I'm faculty of English language and welcome to my YouTube channel English with Manish sir। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम आज का द हिंदू एडिटोरियल है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। उसके साथ ही साथ आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो इससे पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं आप देख सकते हो कि एक तो आप इसमें ग्रामर भी इसके साथ साथ समझ सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं जो डिस्कशन कराता हूँ वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ग्रामर समझने में प्रॉब्लम आती है, जो लैंग्वेज नहीं समझ पाते कि न्यूज़पेपर में इसकी हिंदी कैसे निकालें। तो वो यहाँ पे मेरा एक मोटो रहता है कि सभी को यहाँ पे समझ में आ जाए। तो इसी के साथ साथ मैं वोकेबलरी को भी लेके चलता हूँ ताकि आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिले और नए नए वर्ड आप सीख सको। उसी के साथ साथ अगर आप पूरे सेशन को अटेंड करते हो तो आप जो करंट के जो इश्यूज हैं उनसे भी अवेयर हो जाते हो, मतलब करंट अफेयर्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मतलब गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी को समझ में आना चाहिए और पूरे सेशन को ध्यान से देखें आप लोग ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। तो चलिए देखिए हमारे पास आज का जो एडिटोरियल दिया हुआ है अवॉइडिंग ब्रेकडाउन, ये हेडिंग है इसकी, ये इसका टाइटल दिया हुआ है कि भाई कौन सी चीज़ है, किस चीज़ को अवॉइड करने की यहाँ पर बात की गई है। तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द मच डिले कन्वेइंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल कम्स एट क्रिटिकल जंक्शन, मतलब जो जीएसटी काउंसिल की जो इसमें जो डिले हो रहा है, कन्वेइंग डिले हो रहा है, मतलब इसकी जो मीटिंग है, ओवरऑल बात यहाँ पे क्या है आगे सारी बात समझ में आएगी आपको कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें डिले हुआ है और जो कि क्रिटिकल कंडीशन बन गई है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 मंथ्स, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7 महीने का जो गैप है, देरी है, उसके बाद। ठीक है, आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन है। यहाँ से देखो आप लोग, द जीएसटी काउंसिल विल नाउ मीट ऑन 28 ऑफ मई, मतलब बात ये हुई कि अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब होगी, तो 28 मई को होगी। कब हो रही है, 7 महीने बाद हो रही है। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो आपने जो टेंस यूज किया है ये यूज हुआ है फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए, हमें यहाँ पे टेंस भी हम बताते चल रहे हैं ताकि ग्रामर भी आप लोग समझते चलो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस लास्ट सैटरडे, तो यहाँ पर आप बात कर दो कॉमा के बाद हमने सेपरेट किया हुआ और ये पास्ट सिंपल टेंस हमने यहाँ पे यूज किया है कि निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लास्ट सैटरडे को ये अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है वो आगे दिया हुआ है। तो दैट यूज किया हमने यहाँ कंजक्शन है। द काउंसिल एक्सपेक्टेड टू मीट एवरी क्वार्टर, और इन्होंने अनाउंस किया कि जो काउंसिल है उसे एक्सपेक्ट टू मीट, मतलब उसकी जो मीटिंग है वो कब होनी चाहिए, हर क्वार्टर में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर 3 मंथ्स में एक मीटिंग यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। that expected to meet every quarter has taken possibly the longest pause in the functioning does not set good precedent, मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये कहा था कि भाई 7 महीने 3 महीने में मीटिंग, हर 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, बट अभी करंट में सिनेरियो क्या है कि 7 मंथ से कोई मीटिंग नहीं हुई है और 28 को मीटिंग होने वाली है। तो मतलब 7 मंथ का यहाँ पर गैप हो गया है जो कि अच्छी बात नहीं है, इनके कहने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे देखो वोकैबुलरी भी आप लोग समझ से चलिए। यहाँ पर एक वर्ड ये हुआ प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी चीज को एक अच्छा उदाहरण पेश करना। ठीक है, क्या होगा प्रेसिडेंट, मतलब आप इसे कह सकते हो उदाहरण भी कह सकते हो, या फिर आप कहो तो यहाँ पे मिसाल भी कह सकते हो, कोई भी मिसाल पेश करना, या फिर आप इसे कह सकते हो कोई भी लॉ। ठीक है, कोई भी लॉ हो सकता है या फिर एग्जाम्पल, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इसके मीनिंग यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक सारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मतलब ये एक अच्छी मिसाल पेश नहीं करता कि आप 7 महीने बाद मीटिंग कर रहे हो, जबकि मीटिंग कब होनी चाहिए, 3 महीने मीटिंग होनी चाहिए। आगे देखते हैं। गिवन द एक्रीमनी, अब यहाँ पे आप एक वर्ड आपको और देखने को मिल रहा है, एक्रीमनी। अब एक्रीमनी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, एक्रीमनी का मतलब होता है अगर आप कोई भी काम करते हो बहुत ही गुस्से में करते हो या फिर एक तरीके से एंग्रीनेस जो होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्रीमनी, या फिर एक बुरी फीलिंग आपको आती है तो उसको हम बोलते हैं एक्रीमनी। तो इसका भी मीनिंग आप लोग समझ लो, मैं आप लिखते चल रहा हूँ। एक्रीमनी मतलब आप इसे कह सकते हो एक तरीके से कि बैड फीलिंग्स कह सकते हो, एंग्री एंड बैड फीलिंग्स, आसान भाषा में समझो आप इसको, एंग्री एंड बैड फीलिंग्स आप इसे कह सकते हो।
तो उसे हम बोलते हैं एक्रीमनी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रीमनी, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है बुरी फीलिंग या फिर बैड फीलिंग्स या फिर गुस्सा आना। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट ट्रांसपायर्ड, अब ये जो वर्ड है ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का मतलब क्या है? ट्रांसपायर्ड मतलब ट्रांसमिट, कुल मिला के आसान भाषा में समझो। ट्रांसमिट वर्ड काफी फेमस हो गया आजकल, कोविड ने बहुत फेमस कर दिया इसको। जो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाए तो वो होता है ट्रांसपायर्ड, उसी से बना ये ट्रांसपायर्ड और ट्रांसमिट एक जैसे ही, कुल मिला के बात ये समझिए आप। ठीक है, that transpired in last few meetings over how the state's GST compensation dues for the pandemic induced lockdown dated 2020-21 were to be met। तो यहाँ पर देखो जीएसटी कंपनसेशन, अब यहाँ पे जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन क्या होता है? क्षतिपूर्ति के लिए जो पैसा किसी को दिया जाता है उसे बोलते हैं कंपनसेशन। ड्यूज फॉर पैंडेमिक, और ये अभी तक क्या है? बिल्कुल ड्यूज है पैंडेमिक के लिए। इंड्यूस्ड लॉकडाउन, ये जो लॉकडाउन हुआ है 20 बार का, तो उसमें पूरा का एक तरीके से पेंडिंग है पूरा का पूरा। आगे देखते हैं। द लॉन्ग ब्रेक मेक्स सेंटर स्टेट एक्वेशन इवन मोर ऑकवर्ड। अब ये जो अगर जीएसटी काउंसिल में इतना ज्यादा गैप रहेगा तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप भी आ जाएगा, उसी के साथ ही साथ इनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, तो ऑकवर्ड मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में ये चीज बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी कि सेंटर से पैसा आ गया, स्टेट को नहीं पहुंचा। ठीक है, या फिर सेंटर ने अनाउंस कर दिया, स्टेट तक आई नहीं और लोगों तक पहुंचे नहीं, फैसिलिटी टाइम पर नहीं पहुंच पाई। तो उसका रीजन क्या है? यही होता है कम्युनिकेशन गैप, तो चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। स्टेट्स आफ्टर रिलक्टेंटली, अब यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली का मतलब क्या है? आगे पूरा सेंटेंस में पढ़ते हो सारी बात समझ में आ जाएगी आपको। स्टेट्स लेटर रिलक्टेंटली एग्री टू सेंटर्स प्रपोजल to raise 1.1 lakh crore of GST recompensate dues through special market borrowings after the finance ministry backed off from insisting that states raise these loans directly। तो स्टेट ने क्या कहा, मतलब सेंटर ने क्या कहा स्टेट से कि भाई आप जो है मार्केट से पैसा रेज करो। ठीक है, तो ये सेंटर ने यहाँ पर कहा हुआ है। तो स्टेट लेटर रिलक्टेंटली, तो स्टेट ने क्या किया है? रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आता रहे। रिलक्टेंटली मतलब आपका कोई काम करने की इच्छा नहीं है और फिर भी आपको करना पड़े, तो उसे बोलते हैं रिलक्टेंटली, तो अनिच्छा से। एग्री टू द सेंटर्स प्रपोजल, तो इच्छा नहीं थी स्टेट्स की, लेकिन वो एग्री हुए सेंटर के प्रपोजल से। किस चीज का प्रपोजल क्या था? कि इनको जो रेज करना है पैसा 1.1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ जो है पैसा इनको रेज करना है ऑफ जीएसटी रिकम्पनसेट। तो जीएसटी रिकम्पनसेस है, उससे इसको जो स्टेट्स है उसको पैसा जनरेट करना है या रेज करना है। ठीक है, ड्यूज थ्रू स्पेशल मार्केट बोरिंग, तो मार्केट बोरिंग से लोग पैसा रेज करेंगे आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री बैक्ड ऑफ। अब देखो गाइस, यहाँ पर आपको एक फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिल गई। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब होता है किसी चीज को वापस ले लेना या फिर खींच लेना। ठीक है, तो वो होता है बैक ऑफ। हाईलाइट कर दिया मैंने फ्रेजल वर्ब को। तो देखो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आता रहे। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? बैक ऑफ। बैक ऑफ मतलब होता है बैक, ड्रॉबैक कह सकते हो आप इसको, आसान भाषा में ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे। ड्रॉबैक मतलब वापस खींच लेना, ये होता है। फ्रॉम इंसिस्टिंग दैट स्टेट्स रेज दीज लोन्स डायरेक्टली, मतलब सेंटर ने साफ कर दिया भाई ये जो लोन है आपको खुद ही रेज करना है, इसमें सेंटर कुछ नहीं करेगा। इन इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग का मतलब क्या होता है? इंटरवेनिंग का मतलब होता है जो बीच का समय होता है, तो बीच का समय जो होता है उसको बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड। मतलब जो बीच में जो समय मिलता है मीटिंग्स के, उसमें आप पैसा जनरेट करो, उसमें आप पैसा रेज करो जहां से आपकी रिक्वायरमेंट है और जहां से पैसा आने वाला है। मार्केट से जो पैसा आता है जीएसटी का वो रेज करो। द इकोनॉमी ऑलमोस्ट सर्ज बैक टू नॉर्मलसी। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आपने देखने को मिला आपको सर्ज। अब इस सर्ज का मतलब क्या है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो गाइस, ये जो वर्ड सर्ज, सर्ज का मतलब होता है किसी चीज में ग्रो करना। ठीक है, ग्रोथ कह सकते हो, बढ़ोतरी कह सकते हो। ठीक है, बैक टू नॉर्मलसी बिफोर बीइंग हॉबल्ड अगेन बाय द सेकेंड वेव। मतलब ये हुआ, इसमें क्या होता है? इकोनॉमी ऑलमोस्ट सर्ज बैक,
तो जब जो सेकंड वेव नहीं आई थी उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी धीरे धीरे करके फिर से सर्ज बैक करने लगी थी, बढ़ने लगी थी नॉर्मलसी की तरफ, ठीक है, बिफोर हॉबल्ड अगेन बाय द सेकंड वेव। तो यहाँ पर आप लोग एक वर्ड और देखने को मिल रहा है आपको कि हॉबल्ड मतलब क्या है। तो देखिए गाइस, यही आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपसे पूछेगा एंटोनिम बताओ, सिनोनिम बताओ, इनके मीनिंग बताओ। जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे करोगे, तो वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड होता है हॉबल का मतलब होता है एक तरीके से हेजिटेट होना, किसी भी चीज को लेकर आप हेजिटेट हो गए हो, ठीक है, या फिर हम कहें तो लिम्ब टाइप का, बिल्कुल लंगड़ाना टाइप का, कि जो इकोनॉमी हमारी एक तरीके से बिल्कुल लंगड़ाने टाइप से चलने लगी। जब से सेकंड वेव आई तब से और ज्यादा कितना इकोनॉमी का लॉस हुआ है, उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज हॉबल्ड। तो हॉबल्ड का मतलब समझ गए आप लोग, एक तरीके से लंगड़ा कर चलना या फिर बहुत ही धीमी गति से चलना, आसान भाषा में समझो तो धीमी गति से चलना, वो मतलब होता है हॉबल्ड का, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी सेकंड वेव से। एंड अनलाइक द फर्स्ट, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट देयर इज ग्रेटर ओनस। तो देयर इज ग्रेटर ऑनस मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो जब तक फर्स्ट वेव नहीं आई थी तब तक एक ग्रेटर ओनस था, ठीक है। एक सेकंड, तो मैं हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ ताकि आपकी सारी बातें यहाँ पे समझ में आती जाएं। हम बात करें यहाँ पे ओनस। अब ये जो वर्ड एक तरीके से ओनस, तो ओनस का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ओनस का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज पे अपन बर्डन डाल देते हैं ना, तो बर्डन। तो ओनस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो भार, क्या होगा, भार कह सकते हो आप इसको, या फिर इसको हम बर्डन भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे समझेंगे, आगे लिखते हैं। देयर इज ग्रेटर ऑनस ऑन द स्टेट्स नाउ टू फिगर आउट एवरीथिंग फ्रॉम what mobility restrictions to put in place to vaccination sequencing मतलब क्रम होता है आप जानते हो, and the bigger headache of sourcing enough vaccines from within or outside India। मतलब यहाँ पे वैक्सीन की यहाँ पे बात हुई है, तो पूरे सेंटेंस को फिर से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। So there is greater onus on the state now figure out everything from what mobility restrictions to put in place to vaccination sequencing and the bigger headache of sourcing enough vaccines from within or outside India। मतलब बात ये हो रही है कि भाई वैक्सीन का भी बड़ा शॉर्टेज चल रहा है, तो ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है और बिगर हेडेक है, सबके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई वैक्सीन कहाँ से आए। भाई देश के अंदर से, देश के बाहर से, कहीं से भी आप उसे अरेंज तो करना पड़ेगा ना। आगे देखते हैं, अ काउंसिल मीटिंग बिफोर और आफ्टर द यूनियन बजट कुड हैव हेल्प्ड सूथ स्टेट। मतलब क्या है, अ काउंसिल मीटिंग मतलब जो काउंसिल की जो मीटिंग है बिफोर और आफ्टर द यूनियन बजट, जो यूनियन बजट था उसके पहले या फिर बाद में, कुड हैव हेल्प्ड ये मदद कर सकती थी, लेकिन अभी 7 महीने से मीटिंग हुई नहीं। सूथ स्टेट, सूथ मतलब होता है आसान बनाना, ठीक है। यहाँ पर सूथ मतलब क्या है, किसी भी चीज को आसान कर देना, ठीक है, तो वो होता है सूथ। अगर ये मीटिंग हो जाती बीच में तो स्टेट और सेंटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है और जो फंड का जो फ्लो है वो थोड़ा सा सही हो जाता। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेड नर्वस, ठीक है, हैविंग इग्नोर्ड द कॉल बाय सेवरल स्टेट्स फॉर अ काउंसिल मीट ऑल दीज मंथ्स। मतलब इसी के साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट्स ने कहा कि भाई ये मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाई, ठीक। आगे देखते हैं, और हाँ एक वर्ड और यहाँ पर रह गया था, फ्रेड। फ्रेड का मतलब क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस देखो, फ्रेड का मतलब यहाँ पे होता है अस्त व्यस्त। अगर कोई भी चीज है और जो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त मतलब सिस्टमैटिक नहीं है, ठीक है, अस्त व्यस्त आप इसे कह सकते हो, ये इसका मतलब होता है फ्रेड। तो मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने ये कहा था कि भाई मीटिंग होनी चाहिए बट मीटिंग नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं, all these months, citing the assembly polls, the center will now also have to contend with slight change in equation. The elan of re-elected state government apart, a large state such as Tamil Nadu can no longer be expected to toy the center's line। अब आगे देखते हैं, पूरे सेंटेंस के यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे समझते हैं। काउंसिल मीट ऑल दीज मंथ्स, साइटिंग ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का हवाला देना, कि कोई उदाहरण देकर हम बोलते हैं यार देखो उसने ऐसा करा था इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो साइटिंग एक तरीके से क्योटिंग भी आप इसे कह सकते हो,
ठीक है, साइटिंग मतलब आप जैसे कोई क्यूट करते हो ना, तो उस क्यूट को भी हम यहाँ पे साइट करना कह सकते हैं। तो किसी के द्वारा कही गई बात को आधार बनाकर कुछ कहना, वो होता है साइटिंग। द असेंबली पोल्स, तो असेंबली पोल्स को साइट करके, और असेंबली पोल को जो है एक उदाहरण के तौर पर रखकर जो काउंसिल था उसने कहा था कि भाई आप असेंबली काउंसिल जो जीएसटी काउंसिल उसकी भी तो मीटिंग कर सकते हो, जो आप इलेक्शन करा सकते हो तो मीटिंग क्यों नहीं करा सकते हो। द सेंटर विल नाउ ऑल्सो हैव टू कंटेंड, तो जो सेंटर है उसको भी अभी क्या करना पड़ेगा, कंटेंट करना पड़ेगा। मतलब कंटेंट, ये जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका भी मीनिंग यहाँ पे दिख दे रहा हूँ कि इसका मतलब होता है संघर्ष करना। कि अब जो स्थिति बन गई है उसमें भाई देखो, संघर्ष तो सभी को करना है, सेंटर को भी करना है, स्टेट को भी करना है, और पब्लिक तो कर ही रही है, आप खुद देख ही रहे हो। ठीक, आगे देखते हैं। विथ स्लाइट चेंजेस इन इक्वेशन, तो अभी जो सीक्वेंस है, जो इक्वेशंस है, इनमें जो चेंजेस आ रही, जो प्रॉब्लम्स आ रही, उसके बीच में जो समस्याएं हैं उससे संघर्ष तो करना पड़ेगा। The elan of re-elected state governments apart, a large state such as Tamil Nadu can no longer be expected to toy the center's line। मतलब अब जो बड़े स्टेट हैं लाइक तमिलनाडु, तो ये ज़्यादा दिन तक जो है सेंटर्स की लाइन से बंधे हुए नहीं रह सकते हैं। मतलब सेंटर जो कहेगा कि सेंटर के हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो उससे इनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही हैं। तो टोटल कहने का मतलब ये है इसका। There is much big टिकट पेंडिंग वर्क ऑन द काउंसिल्स प्लेट, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो काउंसिल के सामने पड़े हुए हैं। मतलब ये जो पूरा फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज हुआ है, तो देखो बिग टिकट पेंडिंग ऑन द काउंसिल्स प्लेट, ये एक फ्रेज की तरह यहाँ पे यूज हुआ। मतलब ये हुआ कि जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, तो भाई इसके सामने भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो वो उनको करना पड़ेगा। बट फ्रॉम द स्टेट्स perspective, it would be necessary to get clarity on the modalities for receiving 63,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन स्टिल ड्यू टू दैम। मतलब अभी तक 63,000 करोड़ जीएसटी जो है स्टेट्स पर अभी तक ड्यू है, अलॉन्ग विद दिस ईयर ड्यूज। और इस ईयर के जो इस साल है ना, इस साल के ड्यूज और पिछले साल के ड्यूज दोनों को मिलाकर। In a timely manner, cash flow visibility would help them gear up better। मतलब इससे क्या होगा, कैश फ्लो अगर बढ़ेगा तो विजिबिलिटी वुड हेल्प देम गियर अप। तो जो कोई भी काम करने के लिए उनके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो सीधी सी बात है, जो एक्शंस हैं, जो काम है, जो फंक्शनिंग है, उसमें स्पीड आएगी, तो गियर अप होगा। आगे बढ़ते हैं। बी इट फॉर वैक्सीन्स और सब्सक्वेंट कोविड-19 वेव्स, तो कहने का मतलब ये है कि इससे आगे काम करने में मदद मिलेगी। जो कोविड-19 जो वेव्स हैं उसको हैंडल कर पाएंगे लोग आराम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से आसानी इसको टैकल कर पाएंगे। इवन मोर प्रेसिंग इज द डिमांड टू ड्रॉप जीएसटी ऑन मटेरियल टू बैटल द पैंडेमिक। अब यहाँ पे हुआ क्या, इवन मोर प्रेसिंग द डिमांड टू ड्रॉप जीएसटी ऑन मटेरियल टू बैटल द पैंडेमिक, मतलब उन जो मटेरियल पैंडेमिक से लड़ने में काम आ रहे हैं उन पर जीएसटी कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, इंक्लूडिंग द 12% टैक्स ऑन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। मतलब अब देखो, आप 12% टैक्स लगता है किस पर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर। अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हो तो उस पर 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 5% ऑन वैक्सीन, तो मतलब यह है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन पर भी 5% टैक्स यहाँ पर लगने वाला है, मतलब लगता है, कहने का मतलब ये। एंड ऑन रिलीफ सप्लाईज फ्रॉम अब्रॉड, तो यही कहा है इसमें कि भाई जो इसेंशियल चीजें हैं, जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो पेंडेमिक में यूज हो रहे हैं, पेंडेमिक में लड़ने से यूज हो रहे हैं, तो उनमें तो जीएसटी एटलीस्ट कम होना ही चाहिए। आगे इससे क्या होगा, इसके रेट कम हो जाएंगे तो अप्रोच ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग आसानी इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया सप्लाई फ्रॉम अब्रॉड। एमएस सीतारमण, मतलब मिस सीतारमण रिस्पॉन्डेड विथ अ ट्वीट स्टॉर्म टू मिसिव ऑन इश्यूज फ्रॉम वेस्ट बंगाल सीएम टू द, आगे बढ़ते हैं, पीएम दे सजेस्ट एन इरेसिबल। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेसिबल। तो ये जो वर्ड है, जस्ट अ सेकंड। सो देखिए, इस वर्ड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखें। इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब एक तरीके से आप इसे कह सकते हो कि टेम्पर्ड, कोई व्यक्ति है जिसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो वो इसका मीनिंग हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको कि आसानी से आप लोग उसको देख पाओ और समझ पाओ। इरेसिबल, इरेसिबल मतलब आप इसे कहोगे टेम्पर्ड, मतलब जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है। ठीक है,
या फिर क्रैबी भी कह सकते हो, या फिर इसे एक वर्ड और इसके लिए हो सकता है ग्रैम्पी। ठीक है, तो इसे क्या कहोगे, ग्रैम्पी। तो ग्रैम्पी भी आप इसे कह सकते हो। अगर एग्जाम में कोई पूछे कि व्हाट इज द सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या होता है इरेजिबल का। इरेजिबल का सिनोनिम आप बताओगे ग्रम्पी या फिर टेम्पर्ड, या फिर जिसको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उसके लिए हम यूज करेंगे दिस सजेस्ट एन irascible approach on an issue that more states are raising. Tax experts believe solutions are possible to reduce the GST burden. मतलब जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि सॉल्यूशंस आर पॉसिबल टू रिड्यूस, तो जो सॉल्यूशंस हैं उससे क्या होगा, जो जीएसटी बर्डन है वो कम हो जाएगा। द सेंटर हैड ड्रॉप्ड द जीएसटी ऑन सैनिटरी नैपकिन्स आफ्टर स्ट्रांगली डिफेंडिंग द टैक्स। मतलब क्या हुआ, सेंटर ने जो है जो सैनिटरी नैपकिन्स है उस पर जो टैक्स था, जीएसटी था, उसे कम कर दिया है। आगे देखते हैं। विथ वन स्टेटेड वरी बीइंग चीप इंपोर्ट्स in the case of vaccines and critical supplies, the more the imports, the merrier it is now that the GST revenue will be shared with the states may be factually correct। मतलब जो states के साथ जो भी GST शेयर किया जाएगा वो एक factually correct होगा, पूरा factual data उसको दिया जाएगा। But surely neither the states nor the center are eyeing COVID-19 expenses as a fat source of revenue। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, neither the states nor the centers are eyeing COVID expenses as a fat source of revenue। मतलब ये जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और ना ही जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही जो कोविड-19 पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि उससे भी तो एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो जो हॉस्पिटल्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट कर रहे हैं आज की डेट में। एन अकोमोडेटिव अप्रोच फ्रॉम द सेंटर could ensure India's physical federalism। फेडरलिज्म मतलब होता है जो गणराज्य होता है उसको फेडरल बोलते हैं, इस तरीके फिजिकल फेडरलिज्म फ्रेमवर्क डज नॉट सफर एंड irretrievable breakdown at this calamitous junction। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो देखो भाई ऐसा है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, अब इसको यार ऐसा एकदम से तो वापस नहीं ला सकता ना आप, क्योंकि आपको पता कि पूरे देश में जो कोविड की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा वर्स हो चुकी थी कुछ दिन पहले। अब इससे जो लॉस हुआ है, अब उसको एकदम से जो हो चुका है उस चीज को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे के लिए तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर बात हुई है कि ऐसा लॉकडाउन था, जो लॉकडाउन की वजह से जो ब्रेक डाउन हुआ है, इकोनॉमिकल देखें आप तो पूरी इकोनॉमी हमारी डाउन हो चुकी है, तो उसी की यहाँ पे बात हुई, उसी के ऊपर ये पूरा पैसेज दिया हुआ था। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई हूँ, इतनी सारी वोकेबलरी मैंने आपको बताई हुई है, तो ये जो वोकेबलरी भी आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है और एग्जाम में इस तरीके से आपको पैसेज देखने को मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताते रहें, जहां पर भी जो भी डाउट आता है आप मुझे बताते रहें और मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन देता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अपन आज के सेशन ओवर करते हैं।